जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। जिस वक्त इजराइल हमास जंग चल रही है उस वक्त भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि विद्रोहियों ने जुंटा सरकार की नाक में दम कर रखा है और जुंटा सरकार की एयर स्ट्राइक से बचकर 35,000 के आसपास रिफ्यूजी भारत आ चुके हैं और 75 के आसपास सैनिक भी भारत में घुसे जिन्होंने असम राइफल के सामने सरेंडर किया है। आज आज इसी मुद्दे को समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि म्यांमार में हालात बिगड़े हैं और क्या कुछ इनका भारत पर असर पड़ने वाला है। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल सोडी सर के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए चीजों को समझ लेते हैं। 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट होता है। जनरल मिन कमान अपने हाथों में लेते हैं। 27 अक्टूबर को सेना के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। 74 म्यांमार के सैनिक भारत शरण लेने के लिए पहुंचते हैं जब विद्रोहियों के हमले होते हैं। असम राइफल के सामने सरेंडर करते हैं। 45 सैनिकों को अभी तक म्यांमार भेजा जा चुका है। 5,000 लोगों ने पिछले कुछ दिनों में शरण ली है। भाई अभी तक 35,000 के आसपास म्यांमार के लोग मिजोरम में शरण ले चुके हैं और यहीं से भारत की टेंशन शुरू होती है। 27 अक्टूबर को विद्रोहियों का ऑपरेशन 1027 लॉन्च होता है। 3 विद्रोही गुट साथ में आते हैं। अराकान आर्मी के 35,000 लड़ाके, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी के 6,000 लड़ाके साथ आते हैं। इनको साथ मिलता है त्वांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के, जिनके पास 8,000 लड़ाके हैं। म्यांमार सेना को खदेड़ना इनका मकसद है। सैन्य शासन को खत्म करना इन लोगों का मकसद है। अब भारत के लिए टेंशन की बात क्यों है? भारत के साथ म्यांमार की 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत में 75 सैनिक घुस चुके हैं। 35,000 शरणार्थी पहुंचे भारत। पूर्वोत्तर भारत में तनाव फैलने की आशंका है। चिन जाति और कुकी के बीच अच्छे संबंध हैं। वे म्यांमार में मौजूद हैं मैतेई उग्रवादी संगठन। सर जय हिंद। कर्नल जेम्स सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। सर, जिस वक्त इजराइल हमास की जंग चल रही है उस वक्त एक बड़ी अहम खबर है, लेकिन शायद उस पर इतना फोकस इस वक्त मीडिया का नहीं है। वो खबर म्यांमार में है, जहां म्यांमार में लगातार जुंटा सरकार जो है वो भारत के बॉर्डर पर, मतलब यानी कि जो उनकी साइड में है वहां पर एयर स्ट्राइक भी कर रही है। वहां से कई रिफ्यूजी जो है वो भारत आ चुके हैं। लगभग संख्या 35,000 के आसपास उनकी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, हालात ऐसे हैं कि जो विद्रोही गुट हैं उनसे बचकर जो है वो 70-75 म्यांमारी फौजी भी भारत में शरण ले चुके हैं। तो किस प्रकार से जो करंट हालात हैं उनको हम देखें सर। राजेश जी, मैं करंट हालात पे बताने से पहले मैं 2-3 मिनट चाहूंगा इसका इतिहास बताना, क्योंकि वो बहुत जरूरी। जब तक वो नहीं हम समझेंगे, हम करंट जो हालात हैं उसको हम लिंक नहीं कर पाएंगे। 1947 में, जब म्यांमार को तब बर्मा कहते थे, 1947 में बर्मा के एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे, उनका नाम था ओंग सैन, जो कि जी। वर्तमान ओंग सैन कुई के पिताजी थे। तो ओंग सैन ने 1947 में कहा था, जब ये क्लियर हो गया कि बर्मा को जल्दी आजादी मिल जाएगी, उन्होंने कहा था कि बर्मा में जो भी सरकार आए उसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसे सारे गुटों को, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, उन्हें सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अन्यथा बर्मा ऐसे संकट में घुस जाएगा कि उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अगले ही साल 4 जनवरी 1948 को बर्मा को आजादी मिली और आजादी मिलने के कुछ दिन पहले ही ओंग सैन की हत्या कर दी गई। तो 1948 से लेकर 1962 तक वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार रही। 1962 में पहली बार बर्मा की मिलिट्री, जिसको कहते हैं टाट मडाओ, उन्होंने एक कू में सत्ता हासिल की और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को बर्खास्त कर दिया और उन्होंने एक काउंसिल बनाया जिसे मिलिट्री जनता कहते हैं, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल। और इसके जरिए वो 1962 से 2011 तक वो म्यांमार में शासन करते रहे। उसके बाद 10 साल के बीच में लोकतांत्रिक सरकार आई और फिर
1 फरवरी 2021 को फिर से सेना ने वहां पे सत्ता हासिल कर ली एक कू में। अब जब 1962 में पहली बार वहां पे मिलिट्री सरकार आई, तो उन्होंने वही किया जिसकी चेतावनी ऑन्ग सैन ने 1947 में दी थी, और उसकी वजह से उन्होंने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ खेलना शुरू किया, जिसकी वजह से वहां पे इतना मुश्किलें पैदा हो गई। चीन ने उसमें बहुत बड़ी तरह से हस्तक्षेप किया कि आज जो ऑन्ग सैन की कही हुई बातें थी वो आज बिल्कुल सही हुई हैं। बर्मा, जिसका नाम म्यांमार कर दिया गया 1989 में, वो संकट से संकट में घुसी जा रहा है। और इसी साल 9 नवंबर को बर्मा के राष्ट्रपति ने बयान में कहा कि अगर बर्मा में ये अंदरूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई तो बर्मा टूट सकता है, म्यांमार टूट सकता है। तो ये जो एक बैकग्राउंड था, ये बताना जरूरी था। अब हम वर्तमान समय के जो मुश्किलें उसमें आते हैं। 1 फरवरी 2021 को बर्मा की सेना ने सत्ता हासिल की, और उन्होंने नवंबर 2020 को जो चुनाव हुए थे, जिसमें ऑन्ग सैन क्वी की पार्टी एनएलडी चुनाव जीती थी, और 1 फरवरी 2021 को इनके मेंबर्स का म्यांमार के पार्लियामेंट में स्वेरिंग इन होनी थी। उसी दिन सेना ने वहां पे सत्ता हासिल की, और ऑन्ग सैन क्वी और बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने जेल भेज दिया। और तब से लेके अब तक 2 साल के ऊपर जब से ये सेना की सरकार है, वहां पे उनके लिए मुसीबतें बहुत पैदा हो गई हैं। खास करके पिछले महीने 27 अक्टूबर से जब एक ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया 3 बड़ी विपक्ष की पार्टियों ने, जिसे कहते हैं 3 ब्रदरहुड अलायंस। ये 3 ब्रदरहुड अलायंस में जो 3 बड़े गुट हिस्सा ले रहे हैं वो है अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये तीनों ने बर्मा की या म्यांमार की सेना पे बहुत बड़ा हमला बोला है, और 150 से ज्यादा वो म्यांमार की सेना के पोस्टों पे कब्जा कर चुके हैं। और परसों ही म्यांमार की एक इन्फेंट्री बटालियन ने 3 ब्रदरहुड अलायंस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वहां पे लगातार कत्लेआम हो रहा है। 1 फरवरी 2021 से लेके 30 अप्रैल 2023 तक जो संयुक्त राष्ट्र ने आंकड़े रिलीज किए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि 3,442 लोगों को मार दिया गया है म्यांमार की मिलिट्री सरकार ने, और तकरीबन 15 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया है। इसी के साथ एक रोहिंग्या का मामला भी है, वो मैं इसके बाद के बारे में बातचीत थोड़ी देर में करूंगा। तो कहने का मतलब है कि म्यांमार में आज जो संकट है वो बहुत गहरा है, और म्यांमार कई हिस्सों में टूटने की कागार पे आ खड़ा हो चुका है। कहा यह भी जा रहा है सर कि इसके अंदर चीन की एक बड़ी अहम भूमिका है। मैं किस प्रकार से देखूं कि क्या चीन जुंटा सरकार को सपोर्ट कर रहा है, क्या चीन उन विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है जो जुंटा सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कभी डॉक्टर, इंजीनियर, कॉलेज जाने वाले छात्र थे। किसको सपोर्ट कर रहा है और चीन हासिल क्या कुछ करना चाहता है? राजीव जी, ये पूरी जो संकट में म्यांमार 1962 से घुसा, 2 मार्च 1962 से जब पहली बार सेना ने वहां पे सत्ता हासिल की, तब से चीन का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। चीन ने कई विपक्षी गुटों को पैसा दिया है, हथियार दिया है, जिसकी वजह से आज म्यांमार इतनी बड़ी दिक्कत में है। एक मैं आपको ये फैक्ट बताना चाहूंगा। एक UWSA है, यूनाइटेड वास्ट स्टेट आर्मी, जिसका जो म्यांमार में है, और म्यांमार चीन के बॉर्डर पे इसका काफी बड़ा कंट्रोल है। जहां जहां पे UWSA का कंट्रोल है वहां पे म्यांमार की सेना जा ही नहीं सकती है। और UWSA को चीन ने इतने आधुनिक हथियार दिए हैं कि आप अचंभित हो जाएंगे सुन के। UWSA को चीन ने टैंक दिए हैं, हेलीकॉप्टर दिए हैं, आर्टिलरी दी है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बख्तरबंद गाड़ियां दी हैं। तो इतना बड़ा कंट्रोल है UWSA का बॉर्डर इलाकों में, चीन के साथ जो बॉर्डर है, कि वहां पे म्यांमार की सेना भी नहीं जा सकती है। जहां तक वर्तमान संकट की बात है, चीन सपोर्ट तो कर रहा है ये मिलिट्री जनता को, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है मिलिट्री जनता से, क्योंकि वो मन मानी चीजें कर सकता है। लेकिन ये जो 3 ब्रदरहुड अलायंस है,
इसको चीन का समर्थन नहीं है, इसको अमरीकी और ये वेस्टर्न ताकतों का सपोर्ट है, क्योंकि ये इनका जो मुख्य कारण है लड़ने का म्यांमार की मिलिट्री सरकार के खिलाफ, वो है कि म्यांमार की मिलिट्री सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए और वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था दोबारा कायम होनी चाहिए। ठीक है सर, एक चीज और जो बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि म्यांमार वही इलाका है सर, मुझे याद आता है जहां पर हमने फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमारे डोगरा रेजिमेंट के जवानों को अम्बुश में फंसाया गया था मणिपुर में, और आतंकवादी जाके म्यांमार में छुप गए थे। ये जो करंट सिचुएशन है, जहां से काफी म्यांमारी भारत आ चुके हैं, 35,000 के आसपास संख्या है, उनके फौजी भारत आ चुके हैं। म्यांमार में कुकी और मेतेई दोनों संप्रदाय के लोग भी रहते हैं और उनके मणिपुर से बहुत अच्छे संपर्क भी हैं। तो कैसे हम भारत के लिहाज से करंट सिचुएशन को देखें सर? राजेश जी, भारत के लिहाज से ये जो करंट सिचुएशन म्यांमार में, ये बहुत ही नाजुक है, क्योंकि जैसे जैसे और रिफ्यूजी भारत में आते रहेंगे, हमारे लिए और संकट बढ़ता रहेगा। जिस रोहिंग्या मामले की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी, आप देखिए 2017 से म्यांमार की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों पे अत्याचार करना शुरू किया, जिसकी वजह से तकरीबन 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार छोड़ना पड़ा, और ये अधिकतम म्यांमार के एक स्टेट में थे जिसका नाम है रखीने से ये लोग बेघर हुए 1 करोड़ के करीब, और अधिकतर लोग बांग्लादेश गए, कई लोग भारत भी आए। और जब वो भारत आए तो हमने देखा कि यहाँ पे वो ये हमारी जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि वो इतने गरीब हैं, उनके पास ना नौकरियां ना खाने के लिए कुछ है, तो वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में घुस चुके हैं और वो जगह जगह पे क्राइम कर रहे हैं। तो जो म्यांमार के अंदर जो दिक्कतें हो रही हैं, उसका सीधा सीधा इफेक्ट भारत के ऊपर भी आ रहा है, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। अब जो ये वर्तमान समस्या जितनी बढ़ती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा रेफ्यूजी भारत में आते रहेंगे, तो भारत की एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत प्रेशर आएगा। और जब ये लोग आएंगे, इसमें से कई लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में घुस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाने हैं। जब उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, वो ऐसे काम करेंगे। हमारे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव आएगा, हमारे खाद्य पदार्थ पे दबाव आएगा, हमारी स्टेट की सरकारों पे दबाव आएगा, जहां जहां पे ये आए हैं। तो म्यांमार में जो हो रहा है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट भारत में ऑलरेडी हो रहा है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया म्यांमार में, तो भारत में इसके और बड़े इफेक्ट्स आएंगे। और आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, हम सारे जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि ये सारे स्टेट्स तकरीबन बॉर्डर स्टेट्स हैं। अगर वहां पे दिक्कतें होती हैं तो इसके इफेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, जिसका हम एक छोटा एग्जांपल मणिपुर में ऑलरेडी देख रहे हैं 6 महीने से। ठीक है, बस आखिरी सवाल मेरा सर, उसका छोटा सा जवाब चाहूंगा। जहां जहां चीन के पैर पड़ते हैं सर, वहां वहां उन देशों में इस प्रकार के हालात क्यों बन जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान को ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल आज हम म्यांमार को ले सकते हैं। जहां जहां चीन ने अपने पैर रखे हैं, वहां वहां ऐसे हालात बने हैं। राजेश जी, इसका जो कारण यह है कि चीन के पास आज आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है। वो दुनिया का बेताज बादशाह है, वो अमेरिका को भी सुपर पावर स्टेटस में ओवरटेक कर चुका है। और जैसे आपने सही कहा, हम कोई भी दुनिया के कोने में उठा लें, जैसे कुछ दशक पहले दुनिया किसी कोने में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, उसमें अमेरिका का हाथ होता था। आज चीन का हाथ है, क्योंकि चीन के पास बेशुमार पैसा है, और जिसके पास बेशुमार पैसा होता है, अगर वो गलत नीतियां अपनाए, तो वो दुनिया के लिए बहुत दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, जिसका हम कई एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए सर। थैंक यू, जय हिंद।